नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश, जो है आपकी अपनी आवाज। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कृष्णा रावत डुभाल। रेडियो ऋषिकेश की तरफ से सभी श्रोताओं को इंटरनेशनल यूथ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सिमरन डोगरा, जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं एनएमसीजी में, और इन्होंने बैचलर किया है फॉरेस्ट्री में, और कोऑर्डिनेटर हैं ये राजस्थान स्टेट की एनएमसीजी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। और साथ ही हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सना शेख। इन्होंने बायोटेक इंजीनियरिंग करी है बैचलर्स, और इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स करा है, और ये भी राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर है एनएमसीजी में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर। थैंक यू सो मच मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है इस बार की ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। तो हम यूथ की बात कर रहे हैं, और बेसिकली हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे सिर्फ यूथ के मुद्दों को दुनिया के सामने लाने के लिए इस डे को मनाना पड़ा। तो यूथ किस तरीके से एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस रख सके और किस तरीके से इस पे काम हो, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। Thank you so much, ma'am. We are very grateful because we are here. Thanks for having us here. इंटरनेशनल यूथ डे जैसे हम जानते ही हैं 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा यूथ है उनके आगे आने वाली समस्याओं को तथा चैलेंजेस को उसके बारे में उन्हें अवगत कराना, अवेयर कराना है, और साथ ही साथ उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे उनकी एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जाए और उनकी पार्टिसिपेशन और उनकी इंगेजमेंट जो समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऐसे एस्पेक्ट्स पे उनकी इंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि एनवायरनमेंट को और उसको यूथ की जितने भी सारे मुद्दे हैं उन सबको हम सामने लेके आ सकते हैं। सना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, और यूथ उसके बारे में क्या सोचता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जहाँ से हम आए हैं और नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के प्रोजेक्ट के तहत हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ हाथ में हाथ मिलाकर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट भी नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगा, लेकिन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बगैर भी नेशन मतलब यूनाइट नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा आगे बढ़कर। तो यूथ में ये समझ है। आजकल की यूथ बहुत प्रोएक्टिव है क्लाइमेट चेंज के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में। वो लोग ये दे मेक श्योर कि मतलब जो भी वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं आजकल, है ना, कि ऑर्गेनिक हो या नहीं हो, ये कुछ स्मॉल लेवल जो चेंजेस होती है घर से शुरुआत होती है हर चेंज की ना। तो आजकल मैंने ये भी देखा है कि यूथ अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बताता है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है आजकल के यूथ में, एंड आई फील लाइक उनमें जो हर यूथ में जो एक जलवा जो यू कैन से और एक्टिवनेस जो रहता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के हिसाब से भी मुझे ऐसे लगता है। जी, जैसे आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि काफ़ी ऐसे यंग बच्चे हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और चाहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इन दोनों का हाथ पकड़ के चलना है, तभी जाके हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन्वायरमेंट भी बचा सकेंगे और उनके लिए विकास भी हो सकेगा। सिमरन, हम जानना चाहते हैं आपसे कि टेक्नोलॉजी है यूथ के पास, वो उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने मुद्दों को, अपनी बातों को आगे रखें, और जो विकास की चीज़ें हैं हमारे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के हो गया है, टेक्नोलॉजी को लेकर के हो गया है, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उसे हम किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं यूथ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है और इनोवेटिव वे में सोचता है। उसका चीज़ों को लेके जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो काफ़ी नए और काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। तो आज के टाइम पे उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो उनका सोशल मीडिया पे व्यतीत होता है। तो कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कंजर्वेशन पे बात कर सके, कंजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को रेज़ कर सके और उन पे काम कर सके, ये चीज़ उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जैसे
NMCG प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके थ्रू हम वो एक्टिविटीज़ को हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि वो डिफरेंट लोगों तक वो पहुंचती है। और वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो जैसे ही वो डिफरेंट लोगों तक पहुंच रही, तो उन्हें भी पता चल रहा है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है और क्या काम करा जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब इट्स लाइक सोशल मीडिया में थ्रू मतलब पोस्ट शेयर करके ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं किसी एक्टिविटी की कि क्या काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब हेल्पफुल मीडियम है बिल्कुल इस चीज़ को फैलाने का। हाँ, मतलब कम समय में आप बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच जाती है हमारी। काफ़ी सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म अब हमें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपनी बातों को काफ़ी सारे लोगों तक एक समय पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हम बातचीत का सिलसिला आप लोगों के साथ ऐसे ही जारी रखेंगे और हम बात करते हैं अब सना जी से। सना जी, आप नमामि गंगे मिशन में काम कर रही हैं, उसको लेकर के एक यूथ क्या सोचता है और किस तरीके से हम बाकी यूथ को अवेयर कर सकते हैं? इसका एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव रहा है हमारे प्रोजेक्ट का, वो है गंगा प्रहरीज। गंगा प्रहरीज एक कैडर है ऑफ वॉलंटियर्स, जिसमें काफ़ी यूथ जुड़े हुए हैं हमसे गंगा प्रहरी में। और जो 18+ है वो गंगा प्रहरी, 18 बिलो जो है उनको हम बाल गंगा प्रहरी बोलते हैं, जिसके बारे में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। इसमें वी मेक श्योर कि पहले तो सबसे पहले उन लोगों को अवगत कराया जाए कि जलीय जंतु हैं क्या गंगा बेसिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, गंगा बेसिन का अभी का पारिस्थितिकी स्टेटस मतलब इकोसिस्टम स्टेटस कैसा है, ठीक है। एंड बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि गंगा कौन से राज्यों में बहती है, गंगा का बेसिन कौन से राज्यों में बहता है। तो पहले तो मेन स्टेम वो सिखाते हैं कि मेन स्टेम गंगा जो है वो 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और फिर जब हम ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों के बारे में भी बात करते हैं, तो वी मेक श्योर कि हम उन्हें बताएं कि ना सिर्फ गंगा पे ध्यान दें, गंगा की सहायक नदियों पे भी ध्यान दें। तो ये भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि जो 11 स्टेट्स हैं जिसमें गंगा का बेसिन बसा हुआ है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इनको भी समझना चाहिए कि इट स्टार्ट्स स्मॉल, एवरी चेंज स्टार्ट्स स्मॉल। कि मतलब अगर कुछ करना है कंजर्व, तो वो पूरी तरह से 100% कंजर्व करना है। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमें सना ने बताया कि डटे रहें, तो डेफिनेटली हम लोगों को अवेयर कराते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल बस समझाना है उन्हें कि आप ये चीज़ें सिर्फ गंगा को लेकर के नहीं, बल्कि इनकी जो सहायक नदियां हैं उसको भी हमें क्लीन रखना है। लगातार रेडियो पे बातचीत का सिलसिला सना और सिमरन के साथ जारी रहेगा। अब वक्त हो चुका एक म्यूजिकल ब्रेक का, और हम जानना चाहेंगे सिमरन से कि उनकी पसंद का कोई गीत है जो वो लिसनर्स के लिए डेडिकेट करना चाहेंगी। मैं डेडिकेट करना चाहूँगी आशाएं गाना, जो इकबाल मूवी का है। जी बिल्कुल, इकबाल मूवी का आशाएं गाना सुनते हैं इसको। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज पे, जो है आपकी अपनी आवाज। और आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिमरन डोगरा और सनाशी। बात हो रही है हमारी यूथ डे को लेकर। कहते हैं गर्ल्स पावर, ग्रीन स्किल्स जो यूथ के लिए है, किस तरीके से हम उस पर काम कर रहे हैं। एज अ गर्ल और यूथ होने के नाते आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? हमारे काफ़ी जो प्रोग्राम्स रहते हैं, हम जो प्रोग्राम्स कराते हैं उसमें मोस्टली हम देखते हैं कि काफ़ी पार्टिसिपेशन, विमेन पार्टिसिपेशन रहता है। तो ये एक उस चीज़ का सिंबल है कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑन द राइज। एंड ये सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव तक भी ये गया है। जब हम गाँव में भी जाते हैं, काम कराते हैं, तो हम देखते हैं खुद कि औरतें भी आ रही हैं डिस्कशंस में, औरतें भी अपना स्टैंड लेके आ रही हैं, अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो रख रही हैं। एंड बल्कि उनके सॉल्यूशंस के लिए दे आर वेरी कीन कि सॉल्यूशंस कैसे निकलें, पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि वुमेन और मैन दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है एक डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए, जी है ना, और एक डेवलपमेंट नेशन के लिए। अब हम जानना चाहेंगे सिमरन से कि सिमरन, जब हम बात करते हैं यूथ की, यंगस्टर्स की, तो यूथ अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को कैच करना चाहता है। क्या इतनी जल्दी काफ़ी ठीक रहती है? जैसे आपने बताया कि यूथ बहुत क्रिएटिव है, इनोवेटिव है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हमेशा बहुत एनर्जी के साथ रहते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो जैसे आप कह रही हैं कि क्या इतना जल्दी उनका ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर बात है अगर कॉन्जर्वेशन की या इन्वायरमेंट की, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है अभी से। क्योंकि कहते हैं ना कि हमने जो हमारा वर्ल्ड है ना, इसे हमने, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको विरासत में मिलेगा, बट मतलब मेरा इसमें बिलीव है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन से बोरो किया है, उधार में लिया है। तो हमें इसको बहुत ही मतलब इसके रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इस सस्टेनेबली मतलब उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आज के साथ साथ कल वाली जो जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज से वंचित ना रहे। और आज हम जो यूथ को नॉलेज दे रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनको जो स्किल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि वो कल वो किस तरीके से समाज में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, वो किस तरीका समाज बना रहे हैं। वो आज के उनको जो आज हम अंडरस्टैंडिंग उनकी कैसी बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उनको एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करना है, और इस तरीके का एक उनके लिए इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि आपको इस तरीके से अपनी एक लाइफस्टाइल बनानी है ताकि रिसोर्सेज का बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल हो और एक अच्छा समाज आगे बने। तो अगर आज ही उनकी लर्निंग्स होंगी तो कल तब जाके वो इस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को कार्य में लाएंगे और एक अच्छे और बेहतर समाज बनाएंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं हम यूथ की और डेवलपमेंट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, किस तरीके से दोनों के बीच में आपसी तालमेल होना चाहिए।
तो अच्छा सना, आप किस तरीके से देखती हैं कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और हम यूथ हैं, हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है या हमने जो अपने पहली वाली पीढ़ी से विरासत में ले रखा है हम उसको सजो के रखें, है ना। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होती है, तो काफ़ी मुश्किल भी होता है क्योंकि एक एज गैप होता है हमारे से जो पहले के लोग हैं उनको समझाने में और जब आने वाले जो हैं उनको समझाने में। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की, साथ में भारतीय वन्यजीव संस्थान एक विज्ञान इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे हम एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करके रहता है, EIA इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो कहीं पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का आसपास की जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी निकालना पहले और फिर बाद में। पहले निकालना जानकारी, फिर अगर वो प्रोजेक्ट आ गया उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करना कि वैसे हो रहा है कि नहीं। इट्स अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि इस प्रोजेक्ट का इस पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर द यूथ इज़ रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का ऑन द ग्राउंड रियलिटी में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड ऑफ गोइंग, कि मतलब पहले तुम उसका इम्पैक्ट देखोगे इस प्रोजेक्ट का, एंड देन उस हिसाब से फिर तुम रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से और एजेंसी से बात करोगे, डिस्कशन करोगे। जी बिल्कुल, वो होता ही है कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसका पहले का इम्पैक्ट और बाद का क्या इम्पैक्ट होगा, दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए और हमें लोगों को बताना भी होता है कि ये आपके कितना बेनिफिशियल है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिमेरिट्स होंगे आपके लिए। तो उन दोनों चीज़ों को, उसको एक ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं। तो इन अ वे मतलब यू हैव की प्रोज एंड कॉन्स निकाल के कि ट्रेड ऑफ कहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है या कहाँ पे कम पड़ रहा है। तो दैट देन डिपेंड्स ऑन द सुपीरियर्स और द पीपल हु आर इन अथॉरिटी पोजीशंस में जो है, देन वो फिर ले पाएंगे फिर उस हिसाब से डिसीजन। जी बिल्कुल, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बातचीत का सिलसिला आप लोगों के साथ ऐसे ही जारी रहेगा और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इन्वायरमेंट को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम किस तरीके से बैलेंस करके चलें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के प्रति। अब से ना बातचीत हो रही है और बात में जिक्र गाने का ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई गाना हो जो आप डेडिकेट करना चाहें। मैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है आपकी अपनी आवाज़, और आज हम बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे पर। स्टूडियो में मौजूद हैं सिमरन जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं गंगा की सफाई को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, आप कैसे यूथ को अवेयर किया जाए कि उसका कंट्रीब्यूशन हो इसमें? यूथ होता है वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है किसी भी काम को करने के लिए, और हमारा जो NMCG का काम है कि जो हमारा यूथ है उनको इंगेज करना है गंगा कॉन्जर्वेशन में और इन्वायरमेंटल कॉन्जर्वेशन में। तो वो कैसे किया जाए, तो हमारा एक प्रोसेस है इसका। सबसे पहले तो जो हमारा यूथ है वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे एक सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी। जैसे UN ने भी अपने स्टैटिस्टिकल रेफरेंस के लिए एक यूथ का एज क्राइटेरिया मेंटेन करा हुआ है। बिल्कुल, जो एज ग्रुप है वो 15 से 24 है एज ग्रुप। तो वैसे ही उसी के बेसिस पे हमारा भी एक जो कैटेगरीज है दैट इज़ जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी। तो जो जूनियर कैटेगरीज है उसमें हमारे बाल गंगा प्रहरीज आते हैं, लेकिन जो 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास के। और जो सीनियर कैटेगरी है उसमें हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स आ गए और कुछ गंगा प्रहरी जिनकी आयु 18 से 24 वर्ष है, और NSS वॉलंटियर्स हो गए, NCC कैडेट्स हो गए, और अन्य जो भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो गंगा प्रहरीज है उनको हम समटाइम फील्ड असिस्टेंट्स भी अपने साथ हायर करते हैं गंगा कॉन्जर्वेशन के लिए। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया है जूनियर कैटेगरी के यूथ और सीनियर कैटेगरी के यूथ। तो हम जूनियर कैटेगरी के यूथ को कैसे टारगेट करते हैं, किस तरीके से उनको सिखाते हैं कि गंगा कॉन्जर्वेशन में काम कैसे करना है। तो उनके लिए जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा एक कॉमन फ्रेमवर्क है दोनों के लिए, पर उसके जो स्टेप्स है वो डिफरेंट है। सीनियर कैटेगरी के लिए अलग हो सकता है जूनियर कैटेगरी, क्योंकि जूनियर कैटेगरी का जो माइंड है और करने का जो पोटेंशियल है वो अलग है, और जो सीनियर कैटेगरी का करने का पोटेंशियल है और उनका माइंड है वो डिफरेंट है। तो जो हमारे जूनियर कैटेगरीज हो गए जैसे बाल गंगा प्रहरी, उनको हम किस तरीके से कॉन्जर्वेशन में लेके आ सकते हैं, तो उस पर पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे उनको सबसे पहले हम किसी स्कूल्स में विज़िट करते हैं, स्कूल्स में जाके उनको लेक्चर्स देंगे कि गंगा
गंगा कॉन्जर्वेशन क्या है बेसिकली, कॉन्जर्वेशन क्या है और जैव विविधता क्या है, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, इकोसिस्टम बैलेंस होता है वो कितना ज़रूरी होता है, और कैसे एक जो इकोसिस्टम है दूसरे इकोसिस्टम से कनेक्ट रह के एक पूरा बायोस्फीयर हमारा बनता है। तो इस तरीके से हम एक उनको कॉमन लेक्चर बहुत सिंपलिस्टिक वे में उनको देते हैं, और दूसरा हम ये भी ट्राई करते हैं कि उनको सिर्फ लेक्चर ही ना दें। जैसे आपको बताया ही होगा कि हमारा ये रहता है कि उनको थोड़ा सा हम उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिसके थ्रू उनको हम कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज दें, और इस तरीके से, और उनको साथ ही साथ सोशल लेवल पे भी हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। जैसे हम दे सकते हैं कि उनको अवेयरनेस रैलीज़ में अपने साथ इन्वॉल्व करा दिया, उनके लिए एक उनके साथ क्लीननेस ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव, जो एक सोशली भी उनका एक मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिले सोशली भी आगे बढ़ने का। तो इस तरीके से, और सीनियर कैटेगरी का हमारा ये रहता है कि जो सीनियर कैटेगरी के यूथ हो गए उनको हम फर्स्ट तो सबका ये रहता है कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उनके लिए करवा दिया। फिर दूसरा एक स्टेप है उनके लिए कि कैसे अब उनका पार्टिसिपेशन जैव विविधता संरक्षण की तरफ बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम उनको कुछ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स, जैसे कैसे जैव विविधता को मॉनिटर करना है, डॉल्फिन हो गया, क्रोकोडाइल को कैसे मॉनिटर करना है, ये सब। फिर बर्ड वॉचिंग, ये एक हमारा दूसरा ट्रेनिंग कोर्स हो गया। फिर हमारा तीसरा नेचर गाइड भी रहता है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली आजकल जो युवा है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ज़्यादा क्यूरियस, जैसे हमने बात ही किया था कि सोशल मीडियाज़ और जो ये टेक्नोलॉजी इन पे रहता है, और आसपास के जो नेचर पे अभी इतना ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा टाइम जो होता है अपना मतलब फ़ोन पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया में यूज़ करता है, जो हमारे आसपास नेचर में है उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो शायद ये आप लोगों का रहता होगा कि हम उन्हें नेचर से कनेक्ट कर सके, है ना? बताइए प्लीज। तो हमारा वही रहता है कि उनको किस तरीके से हम एक्सपोजर दें टुवर्ड्स नेचर को समझने के लिए, उसकी विशेषताएं समझने के लिए किस तरीके से उनको एक एक्सपोजर मिले। उनके लिए हम लोग जैसे नेचर गाइड ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और साथ ही साथ हम चाहे जूनियर कैटेगरी हो या सीनियर कैटेगरी, उनको अलग अलग जगह पे एक्सपोजर विजिट्स कराते हैं, जैसे कि नेचर वॉक हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया, नेशनल पार्क विजिट्स हो गया, या फिर कोई जू विजिट्स हो गया, या फिर हमारे संस्थान में कोई उनका एक विजिट कराया जहाँ पे वो डिफरेंट जो काम चल रहा है, किस तरीके से एक मतलब हम नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी पे काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि ताकि वो जब वो चीज़ देखेंगे तो महसूस करेंगे और तब जाके समझेंगे कि उस पे काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे सिमरन आपने हमें बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि शुरुआत क्लास से हो बच्चे की, स्कूल में हो, एजुकेशन के टाइम पे हो, क्योंकि उस टाइम बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। जिस तरफ हम उन्हें गाइड करेंगे वो उस तरफ बिल्कुल काम करेंगे, और उसी तरीके से देखते हुए उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि उनकी समझ में आए आसानी से कि कितना ज़रूरी है इकोसिस्टम को हमारे लिए बैलेंस करके रखना। अच्छा, बात हम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, तो यूथ उसको किस तरीके से लेकर के सोचता है हमारा भी लाइफ स्टाइल खराब ना हो, और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हम उनके भी इंटरफेरेंस ना कर सके उनके जीवन में ज़्यादा। कि आजकल यूथ बहुत एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, एंड वो ऐसे भी जो लेट्स से यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स या कुछ भी हो, वो इतना तक देख रहा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से सोर्स हो रहे हैं। ये सब फार्म टू टेबल वाला जो रहता है कि फार्म से टेबल अगर मेरा खाना आ रहा है क्या, आजकल बहुत इतना तक सोच रहा है। तो आई एम श्योर कि डेवलपमेंट को लेकर भी यूथ वांट्स टू नो एंड वांट्स टू मेक श्योर कि उनका जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है अराउंड देयर एरिया लोकली, है ना, वो बिगड़े ना। तो इसके लिए मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे साथ में मिलके ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बना रहे हैं, एंड दे डोंट हैव टू फिजिकली बी प्रेजेंट, सोशली भी ऑन मीडिया ऑल्सो दे आर मेकिंग ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे हैं, यू नो, कहीं कहीं पे अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, तो ये लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट बना रहे हैं। और आजकल पेटिशन बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे तुम पेटिशन डाल सकते हो, एंड इफ़ यू वांट कोई इशू आगे बढ़ना चाहिए, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, तो यूथ में कोई झिझक नहीं है
और पहले भी नहीं थी झिझक, और इस बारे में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके भी, स्पेशली रिवर कंजर्वेशन को लेके भी कोई झिझक नहीं है। व्हेन दे कम फॉरवर्ड एंड से कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, तो नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डटे हैं अपने, वो तो डटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जानते हैं कि यूथ एक्सप्लोरर है, क्रिएटिव है और काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपनी चीज़ को लेकर के। अगर वो किसी चीज़ को करने की ठान लेता है तो उसे करके ही रहता है। हम आपसे दोनों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। अच्छा सिमरन, एक बात हमें बताइए कि आप इंटरनेशनल यूथ डे पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी यूथ को लेकर? तो यूथ हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज हम उनको बोलते हैं, परिवर्तन के कारक हम उनको बोलते हैं। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि वे समझें अपना पोटेंशियल टू चेंज द सोसाइटी, उसमें एक बेटर चेंज कैसे लाया जा सकता है, किस तरीके से हम किन चीज़ों और किन माध्यमों से हम लोग एक बेटर चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, एक एनवायरमेंटल लेवल पे। वो यूथ को सोचना चाहिए, आज के यूथ को आसपास के नेचर के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें नेचर पे ज़्यादा, मतलब नेचर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे वॉक पे चले गए, नेचर वॉक पे चले गए, ये सब उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करेंगे नेचर के साथ, तभी हम दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा, नेचर में, एनवायरनमेंट में और हम में। तो यूथ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कनेक्शन बनाने के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें नेचर पे, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको रेज़ करें। और साथ ही साथ अपने से छोटे बड़ों और कम्युनिटी में, बेसिकली कम्युनिटी में छोटे मतलब मैसेजेस के थ्रू या फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके एक मतलब मैसेज पूरे कम्युनिटी को दें। और बट इसमें साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगी कि जो यूथ के पेरेंट्स हो गए या फिर जो भी मतलब उनसे रिलेटेड लोग हैं, जो समझदार हैं, बड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझना पड़ेगा कि हम अपने जो बच्चों को हैं वो ऐसे एक्सपोजर्स दें जहाँ पे वो जो कनेक्शन की मैं बात कर रही थी, कि जहाँ पे वो एक रिलेशनशिप डेवलप हो नेचर के साथ, वो मतलब वो उनको एक एक्सपोजर मिले, ताकि वो एक रिलेशनशिप मेंटेन रहे और वो समझे कि नेचर कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल सिमरन, जैसे आपने यूथ्स के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि एक रिलेशन जो होता है नेचर के साथ मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और लोगों तक तभी हम चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि सना हमारे यूथ्स के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें। बेसिकली जो सिमरन ने कहा वो तो मैसेज अच्छा ही है, बट ऑल्सो उसको मैं ऐड करना चाहूँगी कि बी फियरलेस, मतलब डरिए मत किसी चीज़ से। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ बढ़ावा मिलना चाहिए और उसका सल्यूशन मिलना चाहिए, तो आप बड़े से बड़े या छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एजेंसी को आप करें, उनसे संपर्क करें, उनसे जानें क्या है प्रॉब्लम और सल्यूशन निकालें। एंड मतलब वही है कि फियरलेस रहें, डरिए मत किसी चीज़ से। अगर आपको कुछ करना हो तो उसको आप 100% अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ें। एंड मेक श्योर कि आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सेल्फलेसली काम करें, है ना, और सबके लिए सोचें, नॉट जस्ट वन बट वन फॉर ऑल। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा, नॉट जस्ट वन फॉर ऑल। जी हाँ, यही मैसेज रेडियो ऋषिकेश भी यूथ को देता है। और इसी के साथ अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी दोस्त कृष्णा रावत डोभाल, मेरे सहयोगी अंकित रावत, हमारे प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर राजेश पांडे जी। तब तक सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपकी अपनी आवाज़। और अपना ध्यान रखिएगा। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रही हूँ 9411392967।